रोशन भाई, मुझे एक फुल प्लेट दाल देना। मुझे भी एक फुल दाल। अरे हाफ दाल पैक करना रोशन। सुरेश, मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, सबके ऑर्डर पैक कर दे। इसकी खुशबू बिल्कुल माँ की तड़का दाल जैसी है। माँ, काश तुम मेरे साथ होती। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा माँ। रोजाना शाम के 7 बजे से रोशन के ढाबे पर भीड़ लग जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रोशन के ढाबे की दाल तड़का। उसके ढाबे पर दाल खाने और पैक करवाने के लिए लाइनें लग जाती थी। ये दाल सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, ये रोशन की माँ के प्यार का एक हिस्सा है, जिस माँ को रोशन 2 साल पहले खो चुका है। रोशन ने ये ढाबा 1.5 साल पहले अपनी माँ अन्नपूर्णा के नाम से अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया। रोशन का ढाबा आज उसी माँ की तड़का दाल की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। अन्नपूर्णा ने अपने बेटे को दाल तड़का का वो हुनर सिखा दिया, जिससे आज रोशन का ढाबा बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। रात को रोशन जब घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो पलंग पर बैठा तो पत्नी ममता उसके पास आई। उसकी भी आंखें भर आईं और दोनों खूब रोए। सारी गलती मेरी ही है। आज माँ जी के कारण ही हमारा घर फिर से पैसों की तंगी से ठीक हुआ, पर माँ जी हमारे बीच नहीं है। तुम्हें पता है ममता, बचपन में माँ मेरे पीछे पीछे मुझे रोटी का निवाला और दाल खिलाने के लिए दौड़ती थी और मैं दरवाजे की ओट में छुप जाता था। रोशन बेटा कहाँ है? देख, अब तंग मत कर, जल्दी से आजा बेटा, मुझे काम पर जाना है। तू दाल रोटी खा लेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी, कम से कम तू पीछे से भूखा नहीं रहेगा। जल्दी से आजा बेटा, मुझे देर हो रही है। माँ, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अच्छा, तू वहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा है। पति के जाने के बाद रोशन की माँ अन्नपूर्णा घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे रोशन बड़ा हुआ। अन्नपूर्णा गांव के सेठ के घर में खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ जोड़ कर उसको पढ़ाती लिखाती रही। अन्नपूर्णा ने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस यही चाहती थी कि उसका बेटा रोशन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अन्नपूर्णा, कभी अपने ऊपर भी ध्यान दे दिया कर। तेरी साड़ी कितनी फटी हुई है? इस महीने की पगार दूंगी तो तू अपने लिए एक साड़ी खरीद लेना। सेठानी जी, इस महीने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रोशन के कॉलेज की फीस भरनी है। मैं आपसे कुछ एडवांस के रुपए भी मांगने वाली थी। अगर आप मुझे 2000 रुपए और एडवांस दे देती तो बड़ी मेहरबानी होगी। अन्नपूर्णा, वो बात तो ठीक है, मैं दे दूंगी, पर तुझे थोड़ा बहुत अपने लिए भी तो रखना चाहिए। कल का क्या भरोसा, बहू आने के बाद बेटा तुझे भूल जाए और शहर में ही बस जाए। सेठानी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखना, अच्छी नौकरी मिलते ही वो मुझे शहर ले जाएगा। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ। तूने गरीबी में पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को पढ़ा लिखाई दिया। अच्छा सुन, ये साड़ियाँ लेती जा, तेरी साड़ी बहुत फट गई है। मैं तो अब ये साड़ी पहनती नहीं हूँ, तेरे काम आ जाएगी। शुक्रिया सेठानी। और फिर रोशन शहर में ही पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों तक तो रोशन सेठानी के घर जब अन्नपूर्णा काम पर होती थी तो सेठानी के मोबाइल फोन पर अन्नपूर्णा से बात कर लेता था, पर कुछ समय बाद उसका मोबाइल पर फोन आना बंद हो गया। सेठानी जी, रोशन का कोई फोन तो नहीं आया? बड़े दिन हो गए, उससे बात नहीं हुई। नहीं अन्नपूर्णा, अगर कोई फोन आता तो मैं तुझे बता ही देती। अच्छा, नंबर तो मेरे मोबाइल पर है उसका, तू कहे तो मिलाकर देखूं? हाँ, मिलाकर देख लो सेठानी जी, बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं रोशन किस हाल में है। ठीक है, मैं मिलाती हूँ। सेठानी उस नंबर पर फोन मिलाती है जिस नंबर से रोशन फोन किया करता था, पर फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अगले कई दिनों तक अन्नपूर्णा सेठानी के फोन से उस नंबर पर फोन करवाती रही, पर अक्सर ही वो नंबर स्विच ऑफ आता था। फिर एक दिन किसी लड़की ने उस पर फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे रोशन से बात करनी है। जी, मैं रोशन की पत्नी ममता बोल रही हूँ। रोशन अभी घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। रोशन की पत्नी? रोशन ने शादी कर ली? जी, 3 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। वैसे आप कौन बोल रही हैं? रोशन से आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। रोशन की माँ उससे बात करना चाहती है, वो मेरे घर पर काम करती है, रोशन जानता है मुझे। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे, लगता है फोन कट गया। रोशन ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। अब मेरे अपने बेटे ने मुझे नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? अन्नपूर्णा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो, दोबारा मिलाऊं क्या? अन्नपूर्णा ने सेठानी की बात को नहीं सुना, वो तो बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। अन्नपूर्णा घर आ जाती है। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सेठानी के घर भी अन्नपूर्णा ने आना जाना बंद कर दिया। वो अपने आप को कमरे में ही बंद रखती थी। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। फिर एक दिन रोशन गांव आया, पर अन्नपूर्णा की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? रोशन, मेरे बेटे, तू आ गया? हाँ माँ, आज तुम्हारा बेटा बहुत परेशानी में है। माँ, मेरी नौकरी छूट गई, पैसों की बहुत तंगी है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किस मुंह से तुम्हारे पास आता? मैंने भी तो गलतियाँ की हैं।
बिना तुम्हें बताए शादी कर ली और उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की माँ। पर आज परेशानी के वक्त में मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए माँ, वही गोद चाहिए माँ, वही माँ चाहिए माँ। मैं हार रहा हूँ। रोशन मेरे बच्चे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुआएं तेरे साथ है। रोशन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बहुत रोता है। अन्नपूर्णा भी अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लेती है। अगले दिन रोशन माँ को लेकर शहर आ जाता है। शहर में रोशन के हालात बहुत खराब थे, पर अपनी माँ के हाथों का खाना इतने दिनों बाद खाकर आज रोशन बहुत खुश था। आज इतने दिनों बाद आपके हाथ की दाल खाकर पुराने दिन याद आ गए। माँ जी, दाल बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच आपके हाथों की तड़का दाल की अलग ही खुशबू और स्वाद है। कितने दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था। आपके आने से घर में रौनक भी आ गई और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत आराम मिला है। मैं इस माँ के प्यार को अपने से अलग कर चुकी थी। मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे बहू, मैंने तो किसी भी बात का बुरा नहीं माना। रोशन बेटा, अगर तुझे मेरे हाथ की दाल इतनी पसंद है तो और लोगों को भी पसंद आएगी। तू काम के लिए परेशान भी है तो क्यों ना तू अपना ढाबा खोल ले। तुझे काम भी मिल जाएगा और अच्छी कमाई भी होगी। माँ वो तो ठीक है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना ढाबा खोल सकूं। रोशन बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं। सेठानी जी के घर काम छोड़ने के बाद जो पैसे बने थे वो मैंने जोड़ कर रखे थे कि कभी बहू से मिलूंगी तो दूंगी। आज वो पैसे तुम्हारे ढाबे खोलने के काम आ जाएंगे। रोशन और ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो चाहकर भी अन्नपूर्णा के एहसानों को नहीं चुका सकते थे। अन्नपूर्णा ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जोड़ने में निकाल दिया। रोशन ढाबा खोलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बीच में अन्नपूर्णा की तबीयत खराब हो गई और फिर एक रात अन्नपूर्णा सोई तो दोबारा कभी नहीं उठी। अन्नपूर्णा के दिए हुए पैसों से ही रोशन अपनी माँ की याद में अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत करता है। अरे रोशन, पता ही नहीं चला सुबह के 4 बज गए। बातों ही बातों में समय कब बीत गया ध्यान ही नहीं रहा। हाँ ममता, माँ की बहुत याद आ रही है। ममता, माँ हमें देख सुन रही होंगी ना? हाँ रोशन, माँ हमारे साथ ही और हमेशा रहेंगी। रोशन जानता था कि आज वो जो कुछ भी है उसकी माँ की वजह से ही है। तभी तो कहते हैं, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। बीना और चंदर आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया है। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में ही काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काटकर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है।
ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना। बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी। इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं। हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है, तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।